खुशाइन बात होती कि आज के दिन मैं आपको पाकिस्तान की खुशहाली के किस्से सुनाती। किसी दिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में डॉलर इतना सस्ता हो गया, पाकिस्तान के रुपए की कदर बढ़ गई, पाकिस्तान में माशी हालात बहुत अच्छे हो गए। माँ सिवाय इसके कोई बहुत बड़ा तूफान, कोई बहुत बड़ा टाइफून, कोई बहुत बड़ी खुदा खासा सुनामी आ जाए और सब कुछ तितर बितर हो जाए निजाम, तो पता चले कि जी गैस नहीं, लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं, बंदिश है। पाकिस्तान और भारत के अंदर ये जो बेसिक एमिनिटीज है, इनके अंदर इतना फर्क क्यों है? क्या वजह है कि वो मुआशी तरक्की कर रहे हैं और हम मुआशी पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह ये है कि अपनी आजादी के 60 सालों में भारत अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाता रहा है। 22 करोड़ अवाम के मुल्क में क्या एक भी ऐसा काबिल शख्स नहीं है जिसको मुक्तदर हल्के या 2-4 लोगों को, 8-10 लोगों को बिठा के कहें भाई पाकिस्तान की मईशत का ये हालत है, चलो कोई इमरजेंसी प्लान बनाओ और बताओ कि अगले 50 साल क्या करना है पाकिस्तान ने। हमारे जो है इश्यूज बहुत फंडामेंटल। ये मुल्क बदकिस्मती से डी फैक्टो 0.1% के लिए जो है बनने के बाद चलाया गया। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में 1% एलिटिस्ट माशरे के लिए ये मुल्क जो है उन्होंने पंजे गाड़ लिए और वो इसका खून चूस रहे हैं। बाकी अवाम तरसती रहे, चीखती रहे, नोबडी केयर्स। बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली ऑन द बॉल। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जब इन लोगों को पता नहीं था कि इनके पास वोट्स नहीं है, व्हाई डू दे मूव अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब यू डोंट हैव द वोट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। अच्छा, बड़ी खुशाइन बात होती कि आज के दिन मैं आपको पाकिस्तान की खुशहाली के किस्से सुनाती। यानी कि मेरा भी ये 20 साला करियर की एक मैं कहूँगी एक उमंग, एक आस ही रह गई कि किसी दिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में डॉलर इतना सस्ता हो गया, पाकिस्तान के रुपए की कदर बढ़ गई, पाकिस्तान में माशी हालात बहुत अच्छे हो गए। लोड शेडिंग जैसा नाम जो डिक्शनरी में कभी सुना नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होता। माँ सिवाय इसके कोई बहुत बड़ा तूफान, कोई बहुत बड़ा टाइफून, कोई बहुत बड़ी खुदा खासा सुनामी आ जाए और सब कुछ तितर बितर हो जाए निज़ाम, तो पता चले कि जी गैस नहीं, लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं, बंदिश है। लेकिन माजरत के साथ मेरे पास देने के लिए आपको आज भी कोई अच्छी खबर नहीं है। भारत और पाकिस्तान क्या एक ही दिन आज़ाद नहीं हुए? एक 14 अगस्त को अपनी सालगिरह मनाता है, दूसरा 15 अगस्त को अपनी सालगिरह मनाता है। दोनों के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम है, दोनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स अवाम चुनती है, दोनों के पार्लिमान का इंतखाबात भी जमहूर से होता है और जमहूरी कदरों को अहमियत दी जाती है। फिर सवाल ये पैदा होता है आज, वैसे तो कहते हैं कि जी हमारा दुश्मन मुल्क है, मुआवजा नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपका नेबर है, आपके साथ पला बड़ा, जवान हुआ और अब अपनी एक उम्र को पहुंचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे मुआवजा ना किया जाए? पाकिस्तान की मईशत हो या भारत की मईशत हो, पाकिस्तान का रुपया कहाँ जा रहा है, भारत का कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, उनकी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में पैसे की क्या हालत है, डॉलर की क्या हालत है, आईटी की क्या हालत है, गाड़ियों की क्या हालत है, यहाँ तक कि पोल्ट्री फार्म्स वाले ये कह रहे हैं कि फीड देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। वो कितना कर्जा लेते हैं, हम कितना कर्जा लेते हैं, उनके यहाँ आटे की क्या कीमत है, हमारे यहाँ आटे के लिए आवाम रुल गई है। बलूचिस्तान में आटे की किल्लत, केपी में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पंजाब में शॉर्टेज, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर लोग तरस गए हैं, चूल्हे बंद हैं, ठंडे हो चुके हैं, गैस नहीं आ रही। क्यों जी? क्योंकि गैस हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा हो गया है। 2 तिहाइयों से हमने कोई नई जो है वो एक्सप्लोरेशन नहीं की और ना हमें हमारे यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हम नहीं गए। यानी कोल, मुझे अच्छी तरह याद है परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमें ये लेक्चर दिया गया कि कोल पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना काम कर लिया, इतने अरब हो गए, इतने लोग आ गए, लेकिन कोल इंडस्ट्री वहीं की वहीं है। उसके साथ साथ कोई ऑल्टरनेटिव प्लानिंग नहीं है। बस प्लानिंग क्या है? कर्जे कर्जे कर्जे। बहरहाल कर्जे ले तो रहे हैं, कर्जे वापस कैसे करेंगे कुछ नहीं पता। आज जो हमारे 3 पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ और फिर पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में वो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी
एक बार फिर सर उठा रही है। और मुझे अच्छी तरह याद है यही छोटे 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 वाकयात, दो कि मेरी नज़र में ये छोटा वाकया नहीं है, चाहे एक भी शहादत हो, एक भी अफसर, फौजी जवान, सिक्योरिटी एहलकार जो अपनी जानों पर खेल कर नजराना पेश करके पाकिस्तान की जो सलामती है, कौमी सलामती, उसकी भरपूर तरीके से उसका दिफा कर रहे हैं, उनमें से एक जान का भी चले जाना मेरे नज़दीक बड़ा वाकया है। लेकिन मुझे आए दिन ये खबरें आप देख रहे हैं टेलीविजन पे। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले कैप्टन फहद और उनके साथ 5 एहलकार जो हैं वो काहान के इलाके में सिक्योरिटी ऑपरेशन क्लीन अप जा रहा था दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए, जिसमें बारूदी सुरंग जो है फटी और वहां पे ये शहादतें हुई। इससे पहले हमने देखा चाहे वो बन्नू का वाकया हो, फिर इस्लामाबाद में हो, फिर आज बलूचिस्तान में एक क्रैकर धमाका हुआ। तो बहरहाल दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। क्या वजह है कि आनन फानन टीटीपी ने कहा कि हमारा सीज फायर खत्म हो गया और अब पाकिस्तान बाड़ लगाने की बात कर रहा है? फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक फॉरेन जरीदे को बताया कि अमेरिका हमें पैसे देगा और हम बाड़ लगाएंगे और फेंसिंग करेंगे, क्योंकि जियो फेंसिंग की बहुत शदीद जरूरत है। जाहिर सी बात है, हम तो हमेशा से कह रहे थे कि है। ये तो बड़ी खबर है नाज़रीन, इस पे चल के आगे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमें आज ज्वाइन किया है जफर हिलाली साहब ने, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिप्लोमेट है, मामलात को बहुत खुशउस्लूबी से देखते भी हैं, समझते भी हैं और अपने शो के एंकर भी हैं। शब्बर जैदी साहब, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने आज एक ट्विटर थ्रेड बनाया जिसमें भारत और पाकिस्तान के आटे की मवाजनत और कीमतों के हवाले से उन्होंने एक थ्रेड बना के बताया कि दोनों ममालिक के अंदर एक में क्या कीमत है, दूसरे में। जो इसमें जो ओपनिंग मैंने की उससे उनकी जो थ्रेड है वो काफ़ी हमें हेल्प करेगा समझने के लिए। हैदर वहीद साहब, वेरी सीनियर एनालिस्ट एंड ही इज जॉइंड अस टुडे इन आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शब्बर जैदी साहब, आपने आटे के हवाले से आज एक थ्रेड बनाया। मेरा बुनियादी सवाल ये, और मुझे अच्छी तरह आपका पता है कि आप ये वाज़े तौर पर पहले भी कह चुके हैं, शोज में भी कह चुके हैं, मुझे भी बता चुके हैं और चीख के कह रहे हैं कि आपके बकौल पाकिस्तान 10 साल पहले ही शायद डिफॉल्ट कर चुका था। मेरी समझ से ये बाहर है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं इनके अंदर इतना फर्क क्यों है? क्या वजह है कि वो मुआशी तरक्की कर रहे हैं और हम मुआशी पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह, यास्मीन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अपनी आज़ादी के पहले 50 सालों में, बल्कि 60 सालों में भारत अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाता रहा है। उन्होंने ना अपनी फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ना अपनी इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाया, और जिसका फ़ायदा वो आज उठा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हम भारत के बराबर डिफेंस करने की कोशिश करते रहे। भारत हमसे 7 गुना बड़ा था और हम भारत से 7 गुना कम थे, तो हमारा जो 50, 60 साल, 70 साल का जो डिफेंस का खर्चा है वो हमारा भारत से बहुत ज़्यादा था। तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट तो जाना ही था सिविल साइड पर, और वो हुआ, और वो उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। तो ये वजह है, बुनियादी वजह है। और तीसरी वजह ये है कि भारत के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं, जो पहले भारत दुनिया में हमेशा एक नॉन अलाइंड की सिस्टम में चलने की कोशिश करता रहा, और उसने कभी अपने ऊपर दूसरों की जंगें नहीं थोपी। तो इसलिए उनको कभी बड़ी इंसर्जेंसी उस तरह की जिस तरह हमें फेस करनी पड़ रही है 50 साल से, वो नहीं करनी पड़ी। तो वो एक स्टेबल इकोनॉमी बना सके, और हम स्टेबल इकोनॉमी नहीं बना सके। तो ये वो चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज भारत 6.9% की ग्रोथ करने जा रहा है, और उनके पास सऊदी अरब की 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है और यूएई की 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो और सऊदी अरब और यूएई, जिसको हम ब्रदर मुल्क कहते हैं, वो हमारे मुल्क में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर खराबी हमारे अंदर है या हमारे बाहर है। हम हमेशा ये समझते हैं कि खराबी हमारे बाहर है, खराबी हमारे अंदर है कि हमने वो फैसले किए जिनका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं। जब खर्च की पीते थे मैं, तो कभी ना कभी तो इसका साथ देना पड़ेगा ना जी।
शब्बर सैदी साहब, चलें ठीक है, थैंक यू फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स। मैं वहीद साहब से और फिर जफर हिलाली साहब से भी ओपनिंग रिमार्क्स ले लेती हूँ। हैदर वहीद साहब, आप एग्री करते हैं इससे कि हम, चले ठीक है, मैं मानती हूँ इंसर्जेंसीज, दहशतगर्दी, कुछ इंसर्जेंसीज भारत को भी अपने बॉर्डर्स पे, दीगर जगहों पे उनको फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन चले हमने अपने ऊपर मुसल्लत की वॉर्स उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपनी चादर इतनी फैलाई, हमने मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही फैलाने की कोशिश की, फिर हमारी शाह खर्चियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वी आर स्टक इन अ क्वागमायर। चले ठीक है, ये तो हो गया ना, मूविंग फॉरवर्ड क्या अब भी हम कोई 10 साल, 50 साल, 20 साल माशी प्लान नहीं बना सकते? यानी कि 22 करोड़ अवाम के मुल्क में क्या एक भी ऐसा काबिल शख्स नहीं है जिसको मुक्तदर हल्के या 2-4 लोगों को, 8-10 लोगों को बिठा के कहें भाई पाकिस्तान की मईशत का ये हालत है, चलो कोई इमरजेंसी प्लान बनाओ और बताओ कि अगले 50 साल क्या करना है पाकिस्तान ने? जाज़मीन, ये इमरजेंसी प्लान और इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान कह के आपने हुकूमत को 1 साल जो है अपनी मुद्दत बढ़ाने का तो आइडिया दे दिया, लेकिन आप ये समझें कि हमारे जो हैं इश्यूज बहुत फंडामेंटल हैं। ये मुल्क बदकिस्मती से डी फैक्टो 0.1% के लिए जो है बनने के बाद चलाया गया, बनाया नहीं गया ना, 0.1 ने बनाया में भी, लेकिन आगे जब कायद-ए-आज़म आज उनकी बर्थडे भी है, उनके बाद जब हमारा मुल्क यतीम हो गया तो it was taken over by vested interests, और vested interests were only there to serve the 0.1%. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारे फंडामेंटल इश्यूज देखें, हम 5 मिलियन लोग पर ईयर ऐड करते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा 11 पॉइंट कुछ परसेंट है, इंडिया का 21 कुछ परसेंट है, यानी टैक्सेशन एक वाहिद सोर्स है जिससे कि हुकूमत पैसे कमाती है रुपए में। एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेज वाहिद सोर्स है जिससे एक हुकूमत पैसे कमाती है डॉलर में। एक्सपोर्ट भी हमारे तवज्जो नहीं दी गई, रेमिटेंसेस भी इस वजह से गिर रहे हैं क्योंकि एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान पे, ना पाकिस्तान की करेंसी पे। तो हमने कुछ फंडामेंटल चीजें देखनी है। यहाँ पे आप किस इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देते हैं? आप देखें टैक्स कहाँ लगाते हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि 77% पार्लियामेंटेरियन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। आपकी जो प्लम प्रॉपर्टीज शहर के बीच में हैं वो कहीं ना कहीं इदारों के वेटरन्स को मिल जाती हैं जिनका के कोई मतलब उन्हें और जमीन भी मिल सकती है, मुझे कोई मसला नहीं है उन्हें जमीनें मिले, लेकिन शहर के बिल्कुल बीच में जो प्लम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाती, तो बहुत सारी फंड। और कौन सी इंडस्ट्री को फ्री गैस मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है? उन्हीं इंडस्ट्रीज को जो 0.1% के पास हैं, शुगर मिलों को मिलती है, टेक्सटाइल को मिलती है। आपके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या मिडिल इनकम ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, यानी आईटी सेक्टर में, दीगर सेक्टर्स में, वहां कोई इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं है। वही पुरानी इंडस्ट्रीज जो 0.1% के हाथ में, उन्हीं को इंसेंटिव मिलते हैं। तो माय पॉइंट इज कि हम एक बिल्कुल फेल्ड स्टेट क्या होता है जो 99% अपनी पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करके चले, तो हमने तो इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तानी को पाकिस्तान से एक्सक्लूड कर दिया, और अब ये मुल्क 0.1% को भी नहीं सर्व कर पा रहा क्योंकि हमने ऐसा किया है। तो ये हमारे इश्यूज बड़े फंडामेंटल हैं। और आप जब ये कहती हैं कि कोई एक बंदा हमें नहीं मिलता, माशाल्लाह हमारे पास एक बंदा नहीं, इसी शो पे शायद एक बंदा हो हमारे पास मेरे अलावा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा सिस्टम जब वो एक बंदा आगे आएगा तो वो बंदा इतना करप्ट हो चुका होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट के जाल में इस तरह से फंस चुका होगा कि उसके बस में भी नहीं रहेगा कि कोई वो डिलीवर कर सके अवाम को। यहाँ पे आप पावर ग्रैब देख लें, पंजाब में जो है इट्स अ कंप्लीट पावर ग्रैब। एक बंदा जो है उसको भी पावर चाहिए, इनको पावर रखनी है, और कौम के इश्यूज से इसका कोई ताल्लुक नहीं जो सब कुछ हो रहा है, कोई दूर ताल्लुक नहीं है कि ये अवाम जो है अपने मसले हल करने के लिए वोट देके इनको जहाँ भेजते हैं ऐवानों में, वो ऐवान और कुर्सियों के पीछे लड़ते हैं, जिस वजह से उसका अवाम के मसाइल के हल से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अवाम का क्या, उनको देखे ना, दिस इज एन एब्सोल्युटली पावर ग्रैब। मतलब है ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना ली है। जफर हिलाली साहब, आपने मजाक बना लिया मुल्क में, मुल्क के इदारों को, मुल्क के ऐवानों को। आप मुझे ये बताएं किस मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता है? अदम एतमाद ले आओ, एतमाद ले आओ, एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट मत लो, एतमाद आ रहा है, एतमाद नहीं आ रहा। भाई इसी में आपने लगाया हुआ है। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में। और ये मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ हैदर से, 1% एलिटिस्ट मुआशरे के लिए ये मुल्क जो है उनके अंदर उन्होंने पंजे गाड़ लिए हैं और वो इसका खून चूस रहे हैं। बाकी अवाम तरस रही रहे, चीखती रहे, नोबडी केयर्स।
जी हाँ, बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली ऑन द बॉल, बिल्कुल सही कहा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जब इन लोगों को पता नहीं था कि इनके पास वोट्स नहीं हैं, वाई डू दे मूव अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस? जब यू डोंट हैव द वोट, क्या आप क्या करना चाहते हैं? आप तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू स्टेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कू। यस, ये गलत बात है, ऐसी नहीं करना चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ कि हमारे अदालतें परमिट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। देखिए, एक स्टेटिस्टिक मैं दूंगा, आज का स्टेटिस्टिक एक दूंगा, मेरे ख्याल में आप चौंक जाएंगी। आज मुझे पेज 4 आई थिंक और 5 ऑफ द ट्रिब्यून अखबार में लिखा हुआ है कि 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 38 कॉलेजेस, आउट ऑफ विच 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 13 प्राइवेट कॉलेजेस। मैंने किसी को पूछा कि भाई ये रफली क्या फिगर है? कहते हैं जी 20-30 हज़ार लोग तो होंगे इतने स्टूडेंट्स। आप यकीन करेंगे दैट नॉट वन पास द इंटरमीडिएट एग्जाम। एक लड़के ने या लड़की ने पास नहीं किया। अगर ये स्टैंडर्ड है एजुकेशन इस मुल्क का, तो आई एम सॉरी। ये अब देखिए, आपको पता नहीं है कि क्या द फॉल, हम लोग जो सिर्फ सर्विसेज में थे थ्रू आउट, मैं 38 साल सर्विस में था, मुझे याद है कि हम जब 500 रुपया महीना में आए थे और हमारे पास जो क्या स्टैंडर्ड्स थे, और जब मैं लास्ट डे इन सर्विस मैंने देखा कि किस किस्म के पीपल आर लेफ्ट इन द सर्विस, इट वाज अ ट्रेजेडी। तो देखिए, हम पढ़ते नहीं हैं, हमारी एजुकेशन इज गॉन ऑल हेवायर। दूसरी बात यह है, मेनी पीपल हैव मेंशन्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो होना चाहिए, मगर शुरू में अगर पार्टीशन के वक्त जो हिंदुस्तान ने किया, बल्कि नेहरू ने कहा कि द रीज़न मैं एक्सेप्ट कर लिया पार्टीशन, कि मुझे पता चल गया कि मुसलमानों को वो मानेंगे नहीं। जब हम लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, सरदारी सिस्टम, राजा, ये वो सब चीज़ ख़त्म करने के लिए, ये तो मानते नहीं थे। ये कहते थे नो, दिस शुडंट बी फ्यूडल सिस्टम, और वो चेंज नहीं हुआ। एंड दैट इज़ अनदर वेरी बिग कॉज। अगर आप 5-6 मेजर्स आज देखना चाहते हैं, आप इनसे पूछें शब्बर ज़ैदी से, टैक्स नेट क्या है हमारा? 1.5 मिलियन है, जो 2 मिलियन शायद टैक्स देते हैं, और रजिस्टर्ड 3 मिलियन है, व्हेन इट शुड बी 13 मिलियन बाय एनी यार्डस्टिक। वो एग्रीकल्चरल इनकम आपने सीखा, कोई टैक्स उस पर नहीं है। मैं कहता हूँ वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट, आपका कॉटन क्रॉप 13 मिलियन टन से 6 मिलियन टन हो गया है। आपका प्रीमियर क्रॉप क्यों गया? नो सीड पे कोई काम ही नहीं हुआ है। वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट पे नथिंग हैज बीन डन। आईटी सॉफ्टवेयर इंडिया को कंपेयर करें, अपने आप को करें, कोई इंजीनियर्स ट्रेन नहीं हो रहे भाई। वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, इनको ट्रेन करो, इनको एजिंग कंट्रीज में भेजो, दे विल फ्लरिश एंड दे विल वेलकम देम। वो भी नहीं हो रहा है। प्राइवेट लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज, कब से हम कह रहे हैं गवर्नमेंट लॉस मेकिंग को नेशनल ये करो, प्राइवेटाइज करो, कुछ नहीं हो रहा है। प्राइवेट और एग्रीकल्चर में एवरीवेयर, हर जगह कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया है एग्रीकल्चर में। आप कुछ इंसेंटिव किसी को दे रहे हैं उनको लाने के लिए? यू नो, यू हैव शुगर केन फैक्ट्रीज, आप केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मोलासेस से, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं है। मैं बस कितने और आपको ऐसी चीजें बताओ जो द वर्ल्ड इज शॉक्ड। एक अकाउंटेंट को आपने रखा हुआ है as the minister of finance, दार भाई। इकोनॉमिस्ट, गेट होल्ड ऑफ अ ब्लडी इकोनॉमिस्ट बहुत हैं, और अगर आपके पास मुल्क के अंदर नहीं है तो फॉरेनर्स को ले आए, क्या बड़ी बात है? आप क्रिकेट कोचेस फॉरेनर्स को लाते हैं तो ले आए। हाँ भाई, इकोनॉमिस्ट एक पैनल बाहर बनाए। पाकिस्तान की मईशत का सवाल है, पाकिस्तान की मईशत का सवाल है। पाकिस्तान, आज मैं, आपने क्योंकि ट्रिब्यून का जिक्र किया, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं इसके बाद इस पे बात करूंगी। बाकी एक बड़ी सीरियस डिस्कशन एंड डिबेट हो रही है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन हुकूमत के काम पे जूं तक नहीं रेंग रही। इसमें कितनी सदाकत है, बात करेंगे शब्बर ज़ैदी साहब से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शब्बर ज़ैदी साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस मुश्किल से निकलने का तरीका क्या है?
इस मुश्किल से निकलने का तरीका यह है कि हम इमीडिएटली अपना इंपोर्ट का बिल 5 बिलियन रुपीस से 6 बिलियन रुपीस कम कर दें, और वो हम कम कर सकते हैं, मगर हमारी जो इलीट क्लास है वो कम नहीं करना चाहती। ठीक है। पहला मिसाल के तौर पर हम बाजारों को 6 बजे बंद करके बिजली बचाएं, सिंपल बात। दूसरा, हम बड़ी गाड़ियों का सड़क पर आना बंद करें 3 दिन के लिए। तीसरा मसला ये कि आप एडिबल ऑयल की जो इंपोर्ट है उसको चेंज करें अपनी हैबिट को, और वापस सरसों के तेल पर आएं और ये पाम ऑयल वाला किस्सा बंद करें। ठीक। तीसरा है आप हज और उम्रे और ज़ियारतों का सेल्फ फाइनेंसिंग करें, और ये जो आप इसमें खर्चा कर रहे हैं इसको बचाएं। ये मैं बिल्कुल आपको वो इलाज बता रहा हूँ जो बिल्कुल प्राइमरी है, जो आप कल कर सकते हैं। ठीक है। जो आप कर सकते हैं वो 5 से 7-8 बिलियन रुपीस आपका बचा देगा। इसके बगैर आपके पास कोई इलाज नहीं है। आप देखें, मैं बड़ी जोर से कहता रहा हूं कि बाजार बंद करें, गवर्नमेंट आती है, वो 8 बजे का ऐलान करती है, फिर ताजिर उनकी बात नहीं मानते और फिर वही बात होती है। इसका मतलब ये है कि ये ताजिर और ये गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मुल्क को होस्टेज बनाया हुआ है। आप तो ये अगर आप इस तरह माफिया के होस्टेज बनते रहे तो फिर रियासत का कोई फायदा नहीं है। कोई रियासत अगर अपने लोगों पर अपना हुक्म नहीं चला सकती तो फिर रियासत कोई चीज नहीं होती, रियासत खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर आप दुनिया के कौन सा मुल्क है जिसमें रात को बाजार बंद खुले होते हैं और दिन में आप डे लाइट इस्तेमाल नहीं करते, तो ये जो पाकिस्तान का जो तरीका है अपना जिंदगी गुजारने का, ये सही नहीं हो सका। मैं यहाँ पे एक बात जैस्मीन कहना चाहता हूँ, जो बात हैदर साहब ने कही, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान बनाने के बाद कोई गलती की है। जब हमने पाकिस्तान बनाया था उस वक्त भी हमारे पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था। ये हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब आपने इकोनॉमिक प्लान उस वक्त भी नहीं था, आपको ये इंडिया ने, कांग्रेस ने 1941 में कराची प्लान के नाम से एक इकोनॉमिक प्लान बनाया था। हमने कभी इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाया। जफर इलाही साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमने लैंड रिफॉर्म नहीं की। तो अब अगर ये सारी चीजें जाके हमने एक 7 गुना बड़े मुल्क के साथ जंग लड़ी है, जंग लड़ना चाहते हैं हम, तो अगर ये सब चीजें आप करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? देखिए जैस्मीन, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पेश नजर नहीं थी। मैंने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। उस वक्त आप सारे एकदम सबके एकदम आग लग गई थी कि ये सिद्दीक जैदी साहब क्या कह रहे हैं। आज इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, डार साहब भी कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब है या तो ये नालायक है या फिर ये झूठ बोलते हैं। यही बात है ना जी, या तो ये नालायक है, इतने नालायक है इनको नजर नहीं आता कि आगे क्या हो रहा है, ये इतने नालायक है, या ये झूठ बोलते हैं। तो अब अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के पास अपने आप को बाकी रहने की कोई सलाहियत नहीं है, तो ये बात एक्सेप्ट करके आगे चलो ना। अगर आज पाकिस्तान में इंपोर्ट की एलसियां नहीं खुल रही है तो क्या मतलब हुआ इसको? तो क्या डिफॉल्ट किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं ना, एलसी नहीं खुल रही, फीड के पैसे नहीं आ रहे, लोग छोटे छोटे बड़े बड़े कारोबार बंद कर रहे हैं, गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स के बिजनेस शट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसी को डिफॉल्ट कहते हैं ना। और क्या मतलब इसका? यही मैं कर रहा हूँ, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप मुझे एक चीज बताते हैं, कोई एक सेक्टर बताएं जिसमें ये रियासत चल रही है। मैं रोजाना, आपने शुरू में भी कहा, मैं रोजाना देख रहा हूँ दिन में 3-4-5 वाकयात हो रहे हैं सिक्योरिटी के बारे में। मुझे ये बताइए कि दुनिया का कौन सा मुल्क है आज जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है? दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें 1979 से लेकर हमारे हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ओपन है? तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे मुल्क में आग नहीं लगी हुई। ऑडियो नहीं जा रही जी, सॉरी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो हमारे लोगों की रेजिलियंस है। हाँ सही कह रहे हैं, ये वाकई मैं कहती हूँ ये सलाम है पाकिस्तान की आवाम को, ये हमारी रेजिलियंस है कि हम हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं। 21वीं सदी में जब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और भारत का एग्जांपल में मतलब है इन गुड टर्म्स तो नहीं दे रही, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक हमें सबक तो सीखने चाहिए ना लोगों से। आप यकीन करें, एक फोन कॉल पर एक यानी कि बिल गेट्स और दीगर इस तरह के जो लोग हैं वो जाते भी नहीं है, दे जस्ट इन्वेस्ट।
दे पिक अप द कॉल एंड दे इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। तो भाई हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि हमारे अंदर कोई तो मुसीबत है, कोई तो प्रॉब्लम है, हम साइकोलॉजिकली तौर पे, फिजिकली तौर पे हमारे अंदर कोई मसला है हमारे जेनेटिक कोड में। जैस्मीन देखिए, बात सुने, सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको ने रिलायंस जो ग्रुप है इंडिया का, उसमें 25% शेयर खरीदा है। 25% शेयर रिलायंस का सऊदी अरामको ने खरीदा है। तो आप मुझे बताइए वो क्या आगे की दुनिया में क्या होने वाला है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज ग्लोबल वर्ल्ड में, इट्स चेंज्ड वर्ल्ड में, मतलब है अभी भी हम अनफॉर्चुनेटली हम ये कहते हैं हम इसके नाम पे बने, हम ऐसा हो गए, हम ऐसी कौम है, हम बड़े खुददार हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। हम हकीकत से इतना दूर क्यों है? मतलब है व्हाट इज रॉन्ग विद अस? आर वी ब्लाइंड फोल्डेड? हमें समझ नहीं आ रहा है। शबर जैदी साहब ठीक कह रहे हैं ना, जब चीजें बंद होना शुरू हो जाती हैं, जब डॉलर, भाई मेरा बच्चा बाहर पढ़ता है, मुझे उसको पैसे भेजने हैं, पैसे ही नहीं है, मैं भेज ही नहीं सकती। चलो किसी का बच्चा तो पढ़ने के भी लायक नहीं है क्योंकि स्कूल ही हमने नहीं बनाए, लेकिन अगर किसी का बच्चा बाहर पढ़ता है या बीमार है, वो जाना चाहता है, डॉलर ही नहीं है आपके पास, और अगर डॉलर है भी तो इतना आसमान को छू रहा है कि आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो डिफॉल्ट इसी को कहते हैं ना। अब हम इससे किस तरह निकलेंगे? देखें, ये बात दुरुस्त है कि ऑफिशियल डिफॉल्ट हमारा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो डेट है वो इंटरनेशनल डोनर्स और फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ है और वो रोल ओवर हो जाता है। हमारे बॉन्ड्स या कमर्शियल डेट जो है वो उसकी मिकदार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट ना किए बगैर भी लेकिन डिफ़ॉल्ट में हैं क्योंकि हम अपनी बेसिकली ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात बहुत वाज़ेह है। आपका ये पूछना बहुत बिल्कुल बनता है कि क्या हम ब्लाइंड फोल्डेड हैं, क्या हमें नज़र नहीं आ रहा कि क्या हमारे लिए बेहतर है। देखें, क्या हमारे लिए बेहतर है जैसी कोई चीज़ जो है वो वज़न नहीं रखती इस मुल्क में, क्योंकि हम तो मनहसुल कौम आप बात कर रही हैं, आप एक अवाम की सतह पे बात कर रही हैं, तो वो तो मायने नहीं रखते। तो अब 0.1 या 1% चलें, बहुत ज़्यादा करके अगर आप ले लेते हैं तो 1% जो है वो तो उसको तो बिल्कुल समझ आ रहा है, आज तक तो आ रहा था, आज वो भी परेशान है कि उसको भी नहीं समझ आ रहा कि ये हेजेमनी भी किस तरह चलेगी जब सब कुछ ही अल्लाह ना करे अगर कोलैप्स कर गया तो फिर तो उनकी भी हेजेमनी नहीं चलेगी। सही बात है। तो मेरे ख्याल से लेकिन ये आपका कहना बनता है और इसीलिए जमहूरियत होती है। जमहूरियत कोई परफेक्ट निज़ाम कहीं से नहीं है, बड़ा मुश्किल निज़ाम है, लेकिन जमहूरियत और उसमें डिसीजन मेकिंग भी मुश्किल होती है और बड़ी पेचीदगियां होती हैं और सर पकड़ने वाली मरहलात भी आते हैं, बट है ही डेमोक्रेसी, इसीलिए कि आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते 99% को। तो सही जमहूरियत अगर होती, अगर वोट को रोंदा नहीं जा रहा होता, अगर वोट को इज्जत मिलनी थी, अगर लोगों के मसाइल हल करने के लिए लोग वोट लेते और मसाइल हल करने की तरफ गवर्नेंस में जाते और पावर ग्रैब मेयरली ना होता, तो जाहिर है कि फिर ताकत का सरचश्मा अवाम होती, और ताकत का सरचश्मा जहां भी होता है नाउजुबिल्लाह वहां पे उस जो है सियासी सजदा वहीं किया जाता है। तो यहाँ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है ना। हम जो देख रहे हैं पंजाब में हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। कल को अगर इनको पता हो कि जूते पड़ेंगे इनको तो अवाम से, तो ये नहीं करेंगे। सही बात लेकिन जूते तो जब पड़ेंगे ना जब अवाम को मौका मिलेगा जूते मारने का, लेकिन असल में तो दूसरे इनके जूते हैं जिससे उनका वोट रोन दिया जाता है, तो वो जूते मारने के जोगे ही नहीं रहते। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा कि हमें नहीं समझ आ रही। देखें, हम डिसाइड नहीं करते, जो डिसाइड करते हैं, हाँ पहली दफा आई थिंक वो भी थोड़े परेशान है, उनको कुछ समझ जरूर आ रही है कि उनकी भी हेजेमनी नहीं रहेगी, लेकिन जहां तक बात है हम की, देयर इज नो हम हियर। Please understand there is no hum in the decision making process. Yeah, it's not. I completely understand. I completely agree with you. जब रातों रात वजीर आजम को 11:30 बजे घर से अपना डायरी उठा के जाना पड़े, whether elected, selected, imported or whatever the opposition wants to call him, before that 2/3 अक्सरियत से आया हुआ एक वजीर आजम, उसको मुझे क्यों निकाला कि कैंपेन पे अगर जाना पड़े, और इसी तरह मनपसंद डिसीजंस करनी होंगी किसी एक सेलेक्ट ग्रुप ने, इदारे ने, चंद लोगों ने, चंद डॉक्टर्स ने, तो फिर आपकी बात सही है, शायद उनको इसका इदराक हो रहा हो। एक आखिरी बात जैस्मीन, अगर आप इजाजत दें, I just want to add one thing, which is अगर अवाम 5 साल के बाद निकालने या लाने लग गई ना जिस दिन हुकूमत को, तो फिर जाहिर है कि जहां जिसके पीछे लब्बैक कहा जाता है, जहां पे चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो सलाम करते हैं,
तो वहां सलाम की जरूरत कम या खत्म हो जाएगी, तो ये हो नहीं सकता। देखें, इसीलिए 4 साल बाद प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो, यस, बिकॉज ये फैसला अवाम नहीं कर सकती, ये अवाम की सवाबदी नहीं है। नहीं तो ये फिर जब ओके, सो इन अदर वर्ड्स ये झूठी डेमोक्रेसी है ना, देयर इज नो डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? No, yes, but I'm saying कि ये इसीलिए होता है। बिल्कुल, मतलब ये जो हम कहते हैं ना, हम आइन की खातिर कर रहे हैं, हम जमहूरियत की खातिर कर रहे हैं, हम ऐसा करें, हम वैसा करें, कौन सी जमहूरियत भाई, कौन सा आइन? और इसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी देखें ना, उनके साथ भी जो हुआ, आप उन्हें पसंद करें ना करें, भाई ये जिस तरह से हुआ ये वही दिखाता है ना कि अवाम ने नहीं करना फैसला। यही तो मैं एग्जैक्टली मैं आपको यही तो कह रही हूँ, जो खान साहब के साथ हुआ, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ हुआ, जो होता चला जा रहा है तसलसल से, ये पसंद है, ये नहीं पसंद, ये पसंद है, ये नहीं पसंद, हाँ जी करना है एहतसाब जी, नहीं करना है एहतसाब जी, एहतसाब कर लेते हैं, नहीं कर लेते, नहीं डार साहब अच्छे, नहीं जी डार साहब नहीं अच्छे। जफर इलाही साहब, जैस्मीन, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा इसमें। जी आप थोड़ी सी बात, आप दोनों एक बात गलत कर रहे हैं। सही है, आपकी पसंद बिल्कुल सही है, मगर जो भी आज बैठे हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूं, वो भी आज टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं। ये अच्छा, थैंक यू वेरी मच। चले, आपने 100% एंडोर्स कर दिया मेरी बात को कि देयर इज नो डेमोक्रेसी। इन्होंने टेलीफोन का कर रहे हैं कि टेलीफोन वाह 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 वाह, क्या आला ज़र्फ जमहूरियत है। मैं कहती हूं जफर हिलाली साहब, प्लीज वेक अप एंड पुट योर 2 बिट्स इन दिस आला जमहूरियत वेयर द पीपल आर वेटिंग कि कहां से फोन आता है और कौन फोन करता है। मतलब ये है इनके जमहूरी इकदार। जफर साहब नहीं, आप मुझे एक बात बताएं। I'll come back to you. जफर ज़ैदी साहब, I'm coming back to you. Let Zafar put 2 words. जी, आप मुझे ये बताइए कि जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर हैं, ये भी बात सीधी सादी है जी, आप तो जफर ज़ैदी साहब एक सेकंड रुक जाइएगा सर, I just want जफर हिलाली to add. जी जफर साहब, सीधी सादी बात यह है कि आप तो वेरी कन्वीनियंटली आप अवाम को तो you are letting them go. I mean, you are excusing the अवाम। ये हमारी अवाम knowing कि कितने करप्ट लोग हैं, knowing everything, बार बार उनके लिए वोट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? हर इलेक्शन पाकिस्तान में रिग हुआ है एक्सेप्ट फॉर 1, और वो 1970 का रिग इसलिए नहीं हुआ कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था CMLA को कह दिया था देयर इज नो नीड टू रिग इट। हम तो डोंट वरी, ये इतने डिवाइडेड होंगे कि आपके पास आएंगे जनरल याहिया साहब और आपको खुद वो कहेंगे किसको बनाए PM और किसको बनाए क्या और ये वो। मगर आप मुझे बताएं, आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखी है अगेंस्ट रिग्ड इलेक्शंस? और जो लोग रिग करते हैं बार बार उनको रीइलेक्ट करते हैं अवाम। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, देखिए सोवियत यूनियन ने जब इन्वेड किया अफ़गानिस्तान में, एट द पीक ऑफ द सोवियत इन्वेशन 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज कभी सोवियत थी नहीं अफ़गानिस्तान में, और ऐसा हमें बताया गया कि बस ये आ रहे हैं, ये वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान को फतह करेंगे और ये करेंगे। व्हाट नॉनसेंस! पाकिस्तान की 5-6 लाख फौज इधर ठहरी हुई है और वो आपको 1 लाख फौज के साथ अटैक करेंगे? They never meant to attack you. अब क्रेमलिन पेपर्स में पता चल गया है। The whole decision to accept the invitation of the Afghan communists to go into Afghanistan in the first stage, एक वोट से, और वो ब्रेजनेव का वोट है। दूसरे सब कह रहे थे मत जाओ। Can you wrap up for me? जी फरमाइए। बस रैप अप एंड से कि आप लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात की है, अब थोड़ी फॉरेन पॉलिसी पे मैं कह रहा हूं उधर भी गलतियां, और डोंट एक्सक्यूज द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर आल्सो रिस्पांसिबल। देखिए जैस्मीन, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। देखिए पहली दफा है पाकिस्तान में कि बिल्कुल सही कहा है हैदर ने कि वो लोगों को भी परेशानी है जिन लोगों ने पाकिस्तान में पहले
इख्तिदार की बहुत अच्छी बात है सर, वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं इस पे दोबारा आपसे बात करूंगी। उनकी होगी तो मुल्क का कोई हल होगा, वरना मुश्किल है। जब तक परेशानी उस लेवल तक नहीं पहुंचती तब तक अवाम को कभी रिलीफ नहीं मिलता। ये मैंने देखा है 20 साल में। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज शो। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मुसलमान मुसीबत में दुआ नहीं करता। आज हमारा आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना बेशक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।